नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और अभी हम देख रहे हैं 18वीं सदी में भारत के राज्य और समाज। तो ये पुस्तक जो लिखी है इतिहास की, ये प्रोफेसर बिपिन चंद्रा जी ने लिखी है। तो हम इसमें पिछले में ऑडियो लेक्चर में कुछ देख चुके हैं और इसमें हम प्रेजेंटेशन में आगे देखेंगे। तो इसमें पहला था अवध। अवध की स्थापना 1672 में शहादत खां बुरहान अल मुल्क ने की थी और शुरुआत में यह अवध का सूबेदार था मुगल शासन के अंतर्गत। तो बाद में ये एक स्वतंत्र राज्य बन गया। 1723 में इसने नया राजस्व बंदोबस्त लाया। उचित भूकर लगाकर इसने किसानों को जमींदारों की मनमानी से बचाया। असल में क्या होता था कि जमींदार मनमानी करते थे, अपने मनमाने ढंग से किसानों पे कर्जा लगान लेते थे। लेकिन जो ये शहादत खां बुरहान अल मुल्क है, अवध का पहला नवाब, तो इसने जमींदारों और किसानों के लिए नया भूकर नियम लगाया और उसके तहत किसानों को थोड़ा सहूलियत मिली। इसके प्रशासन में उच्च पदों पर हिंदू और मुसलमान सभी थे। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही ऊपरी पदों पे थे, हिंदू भी ऊपरी पदों पे थे। 1739 में शहादत खां बुरहान अल मुल्क की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद इसका भतीजा सफदरजंग नवाब बना। 1754 में सफदरजंग की भी मृत्यु हो जाती है। सफदरजंग का शासनकाल भी शांतिपूर्ण रहा और यह भी धार्मिक आधार पर भेदभाव पूर्ण नहीं रहा। 1750 से 1751 में सफदरजंग ने मराठों और जाटों के साथ सहायता संधि की। मराठा और जाट उस समय युद्ध में उलझे हुए थे, तो मराठाओं को उसने प्रतिदिन 25,000 रुपये और जाटों को प्रतिदिन 15,000 रुपये युद्ध की सहायता दी थी। नवाब ने पेशवा के साथ एक करार किया था जिसके तहत उसने पेशवा को 5 लाख रुपए देने थे, 50 लाख रुपए देने थे, सॉरी 50 लाख का करार हुआ था। लेकिन बाद में जो पेशवा है, जो मराठाओं का मुखिया होता था पेशवा, वो जाके मिल गया दिल्ली में नवाब के दुश्मनों से और इस वजह से इनके बीच का ये करार खत्म हो गया। सफदरजंग ने उचित न्याय व्यवस्था अपनाई और हिंदुओं के साथ भी कभी भेदभाव नहीं किया। तो यहाँ ऐसा नहीं होता था कि अगर हिंदू है कोई तो हिंदू के साथ भेदभाव हो जाएगा। न्याय व्यवस्था में सबको बराबर का हक मिलता था। 1775 में नवाबों ने लखनऊ को अपना आवास स्थल बनाया। तो पहले अवध में था और बाद में लखनऊ आके ये लोग बस गए। अगला हमारा है मैसूर। तो मैसूर विजयनगर राज्य के खत्म होने के बाद हैदर अली ने मैसूर की स्थापना की और मैसूर में जो मैसूर में शासन था वो मुगलों की दखल इसमें बहुत कम थी, नाम मात्र की दखल थी। हैदर अली से पहले मैसूर पर कृष्णराज का शासन था। जो कृष्णराज था उसके समय मुगलों के अधीन था मैसूर। तो कृष्णराज शासक था वहाँ का, लेकिन उनका जो मुखिया होता था वो मुगल ही होते थे। कृष्णराज के जो आखिरी 20 साल बीते उसमें मैसूर युद्धों में उलझा रहा और इस बीच हैदर अली को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया। तो हैदर अली था जो वो शुरुआत में एक सामान्य सैनिक था और वो धीरे धीरे सूबेदार के पद पे पहुंचा, बाद में सेना नायक बना और इन युद्धों के दौरान उसने सेना के बीच अपनी काफ़ी पहचान बनाई और बाद में वो इसी तरह से सुल्तान बन गया। 1755 में हैदर अली ने मेडिकल एक जगह है वहाँ पे एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, तब भी ये सेना नायक ही था। 1761 में नजराज को सत्ता से अलग करके, नजराज एक दीवान था, उसको अलग करके ये मैसूर का सुल्तान बना। हैदर अली पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन उसकी अपने राज्य पे अच्छी पकड़ थी और उसकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी थी। न्यायिक व्यवस्था भी उसके राज्य में अच्छी थी। उसने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसके राज्य में भी हिंदू मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होता था। हैदर अली अपने शुरुआत से ही मराठा निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा रहा। 1769 में हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास के पास तक हरा के वो मद्रास के पास तक खदेड़ के ले गया। 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा।
टीपू सुल्तान सामाजिक और न्यायिक व्यक्ति था। उसने अपने यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था उसने, जो स्वतंत्रता का वृक्ष फ्रांस से है। फ्रांस में स्वतंत्रता का वृक्ष सबसे पहले लगा था। तो वो विदेशों के साथ, फ्रांस के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब था, जैकोबियन क्लब। तो जैकोबियन क्लब का भी सदस्य था टीपू सुल्तान। 1796 में उसने आधुनिक नौसेना खड़ी की। टीपू सुल्तान ने 1796 में आधुनिक नौसेना की स्थापना करी। टीपू सुल्तान के शासन में मैसूर एक समृद्ध राज्य था। जब अंग्रेज मैसूर में आए, जब टीपू सुल्तान हार गया और अंग्रेज मैसूर में आए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के किसानों की हालत बाकी भारत के किसानों से बहुत अच्छी थी। और 1799 में अंग्रेजों के साथ लड़ाई में टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान ने माँ शारदा की मूर्ति बनवाई थी, बनवाने के लिए पैसे दिए थे। जो माँ शारदा की मूर्ति पुरानी थी, उस मूर्ति को मराठा, जब उनके बीच युद्ध हुआ था तो मराठा वहाँ से उठा के ले गए थे। सर जॉन शोर, जो कि 1793 से लेकर 1798 तक गवर्नर जनरल थे, उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में लिखा है कि टीपू के राज्य में किसानों को संरक्षण मिलता था और उन्हें श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। अगला है हमारा केरल। तो 18वीं सदी में केरल में बहुत सारे सरदार, जो केरल था वो बहुत सारे सरदारों में बटा हुआ था, और जिसमें 4 प्रमुख थे। वो थे चिरक्कल, कालीकट, कोची और त्रावणकोर। और जो त्रावणकोर राज्य था उसको 1729 में 18वीं सदी का सबसे महान और आदरणीय नेता राजा मार्तंड वर्मा का नेतृत्व मिला। मार्तंड वर्मा एक दूरदर्शी और दृढ़ संकल्प और साहसी व्यक्ति था। त्रावणकोर की सीमाएं कन्याकुमारी से कोची तक फैली हुई थी और वहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। 1763 में केरल के 3 बड़े राज्य कोची, त्रावणकोर और कालीकट का एकीकरण हो गया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा था, जो विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था।